देखिए, जब 4 लोग एक छत के नीचे रहते हैं तो ऐसा बहुत पॉसिबल होता है कि कोई किसी एक ख़ास शख़्स को पसंद करे और किसी को नापसंद करे। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो हम उस आगजनी की वारदात की तह तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं और इस वक्त ऐसा आपके ज़रिए करने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेफाक से पहले अगर हम ऐसे किसी शख्स के पास पहुंचे होते जो कि आपको नापसंद था तो हो सकता था कि वो गुनाह की गठरी उस शख्स के सर पर लादने की कोशिश करता जो कि आपको पसंद था। आप समझिए कुछ। तुम्हारा आपका मतलब है कि साहिल विनोद को आगजनी के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर सकता है? फिलहाल हमारा कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इस बाबत हम अपनी कोई राय जाहिर नहीं करना चाहते। फिलहाल हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर मैं अपनी राय जाहिर ना करना चाहूँ तो तो कोई बात नहीं। तो हम कान को किसी दूसरे तरीके से पकड़ने की तरकीब निकालेंगे। हाँ, वो दूसरा तरीका बहुत मुमकिन है आप ही का पुलिंदा बांध दे। क्या बांध दे? पुलिंदा जो बंद जाए तो बहुत मुश्किल से खुलता है और कई बार खुलता भी नहीं है। फिलहाल सुनील उठने का उपक्रम करता हुआ बोला, हम चलते हैं। थैंक्स फॉर नथिंग। अभी रुकिए ज़रा, वो बेचैनी से बोली। क्या फ़ायदा, आप तो ज़बान खोलने को तैयार नहीं मालूम होती। आप लोग रुकिए, मैं बताती हूँ सब। सब तो आप नहीं बता सकती क्योंकि सब तो आप जानती ही नहीं होंगी। हाँ, जितना आप जानती हैं उतना ही बता दें तो काफ़ी होगा। मेरे से हासिल जानकारी का कोई बेजा इस्तेमाल तो नहीं होगा? नहीं होगा। मेरे लिए कोई खामखा की दुश्वारी तो नहीं खड़ी हो जाएगी? नहीं। डू आई हैव योर वर्ड फॉर इट? यस यू डू। तो सुनिए, मैं भी बेखौफ होके कहती हूँ, अगर साहिल ये कहता है कि उस वारदात के पीछे विनोद का कोई हाथ है तो वो झूठ बोलता है। ऐसे झूठ से उसे क्या फ़ायदा? बिल्कुल है। यूं वो अपनी बला विनोद के गले मर सकता है। यानी कि जो करतूत उसकी है उसके लिए वो विनोद को जिम्मेदार ठहरा सकता है। हाँ बिल्कुल। बात को ज़रा तफसील से कहिए। खोल के मैडम जी, खोल के। वो क्या है कि वंदना बोली, आगजनी की इस वारदात की एक बात पर शुरू से ही मेरा माथा ठनका था। जब मुझे धुएं का एहसास हुआ था और फिर आंख दिखाई दी थी तो मैंने चीख चीख कर सारी कोठी को सर पर उठा लिया था। सारी कोठी में फौरन जाग हो गई थी। किसी एक शख्स पर मेरी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ था तो वो थे मिस्टर अहिरवार। ऊपर जाती सीढ़ियों के धरने पर खड़े होकर हर किसी ने उनको आवाज़ें लगाई थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला था। सीढ़ियों पर कदम रखना मुमकिन नहीं था क्योंकि उधर धुआं ही धुआं था और धुएं से आगे आँख की लपटें दिखाई दे रही थी। अब आप ही सोचिए कि ऐसा क्यों कर हुआ कि आँख की भनक लगते ही हर कोई जाग गया। समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किस तरफ है? मैं समझ रहा हूँ, रमाकांत बोला। इशारों की ज़बान में बहुत बेहतरी से समझता हूँ। आपने अपना शक किस पर जाहिर किया था? हाँ, विनोद पर जाहिर किया था, लेकिन उसने मुझे चुप करा दिया था। क्यों? कहता था मेरा शक बेजा भी हो सकता था। फायर ब्रिगेड वाले तो वहाँ फ़ौरन पहुँच गए होंगे। कहाँ? वो फ़ौरन पहुँचे होते तो फिर बात ही क्या थी। वो तो तब पहुँचे थे जब सब कुछ जल फूँक कर सुहा हो गया था। अच्छा, आग लगी किस वक्त थी? टाइम को पिन पॉइंट करना तो बहुत मुश्किल है। वैसे मुझे जब उसकी भनक लगी थी तो वो रात के 2 बजने को थे। यानी कि वो 2 से पहले किसी वक्त लगी थी। हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। मिस्टर अहिरवाल को नर्स की ज़रूरत क्यों थी? क्या अलामत थी उन्हें? कोई ऐसी अलामत तो नहीं थी जिससे उनकी डे टू डे लाइफ में कोई विघ्न आता। 2 साल पहले उनका एक मोटा एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो उबर गए थे, लेकिन एक्सीडेंट के आफ्टर इफेक्ट के तौर पर उन्हें नर्वसनेस के दौरे पड़ते थे और नींद नहीं आती थी। ड्रिंक वो करते नहीं थे और रेगुलर नींद की गोलियां खाने के वो हक में नहीं थे। एक्सीडेंट के बाद उनकी एक टांग में मेटल की एक खास रॉड डाली गई थी जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में कोई तकलीफ भी नहीं थी, लेकिन उस टांग को अक्सर एक ख़ास तरीके की मालिश की ज़रूरत होती थी और जो मुझे करनी होती थी। उस मसाज के बाद उन्हें चैन की नींद आ जाती थी। दूसरे उनका दिल भी कमज़ोर था जिसकी वजह से कुछ दवाएं नियमित रूप से उन्हें खाने के लिए देना ज़रूरी होता था जो मैं उन्हें देती थी। तो फिर ये आपकी 24 घंटे की नौकरी हुई? हाजिरी 24 घंटे की ज़रूर थी लेकिन काम कोई ख़ास नहीं था।
बीच में कभी कहीं आने जाने की भी कोई पाबंदी नहीं थी। यानी कि कोई शिकायत नहीं थी आपको उस असाइनमेंट से? ना, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से तनख्वाह इतनी बढ़िया थी, एक नर्स के लिहाज से तो बहुत ही बढ़िया थी। आँख की चपेट में सिर्फ मिस्टर अहिरवाल ही क्यों आए? क्योंकि आँख खास उनके कमरे के करीब से शुरू हुई बताते हैं। दूसरे दाएं विंग में सिर्फ उन्हीं का बेडरूम था। बाकी सब लोगों के कमरे इमारत के पिछवाड़े वाले विंग में थे, जहाँ तक कि आँख सबसे बाद में पहुँची थी। आपका भी कमरा पड़े वाले विंग में था? वजह? आप तो मिस्टर अहिरवाल की नर्स थी, इस लिहाज से आपका कमरा उनके बाजू कहीं में नहीं होना चाहिए था। हाँ, होना तो चाहिए था, लेकिन ऐसा ही इंतज़ाम मिस्टर अहिरवाल को कबूल नहीं था। कहते थे उनकी प्राइवेसी में खलल पड़ता था। तो फिर इन हाउस नर्स का उनको क्या फ़ायदा? पूरा फ़ायदा था। वो क्या है कि उनके कमरे में उनकी बेड के सिरहाने उनके हाथ की पहुंच के भीतर एक कॉल बेल का बटन था, जिससे मेरे कमरे में घंटी बजती थी। जब चाहते घंटी बजाकर मुझे बुला सकते थे। आपके कमरे में बजती घंटी की आवाज़ उन तक पहुंचती थी? नहीं, ये मुमकिन नहीं था। फिर तो ये कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं हुआ। कोई इमरजेंसी आन पड़ने पर घंटी को बटन दबाकर वो सोच लेते कि तुम बस पहुंची की पहुंची, जबकि हो सकता था कि घंटी की आवाज़ सुनने को तुम दूसरे सिरे पर मौजूद ही ना होती। ऐसा हो सकता था, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था। ये जानने का मेरे पास पूरा जरिया था। क्या? उनकी घंटी के जवाब में अपने कमरे में से मुझे एक घंटी बजानी होती थी, जो कि उनके कमरे में बजती थी और जिससे उन्हें पता चल जाता था कि मैं आ रही थी। तो उन्हें जगाने के लिए उस रात तुमने वो घंटी ही क्यों नहीं बजाई? बजाई थी ना, बराबर बजाई थी, सबके सामने बजाई थी, और कई बार। जब उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया तो तभी सभी ने सीढ़ियों के दहाने पर पहुंचकर उन्हें आवाज़ें लगाना शुरू किया था। घंटी बजाने का कोई नतीजा क्यों सामने नहीं आया था? क्या वो बजी नहीं थी, या उसके अहिरवाल साहब द्वारा न सुने जाने की वो वजह थी जिसकी तरफ आप पहले ही इशारा कर चुकी हैं? मेरे ख्याल से तो वो ही वजह थी, लेकिन साहिल कहता था कि आँख से उस तरफ की बिजली की तारें जल गई हो सकती थी, शायद इसलिए घंटी बजी ही ना हो। आपने अपना खास शक सिर्फ विनोद पर जाहिर किया, किसी और पर नहीं? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि विनोद ने मुझे चुप करा दिया था। जो आपको सूझा था वो किसी और को नहीं सूझा था? मेरे ख्याल से तो नहीं। और सूझा था तो किसी ने कम से कम मेरी नॉलेज में तो उसका जिक्र ही नहीं किया था। आई सी। अब एक खास सवाल। हमारी जानकारी कहती है कि आगजनी की वारदात से एक दिन पहले कोठी में बहुत तगड़ा हंगामा मचा था। ऐसा कुछ हुआ था तो आपको इस बात की खबर होगी, आखिर आप वहीं रहती थी ना? ऐसा तो कोई खास हंगामा नहीं मचा था। खास ना सही, लेकिन हुआ क्या था? मिस्टर अहिरवाल में और साहिल में कुछ तकरार हुई थी। विनोद भी उसमें शामिल था या नहीं? नहीं। मानसी? नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, तकरार का मुद्दा क्या था? मुद्दा था साहिल का फास्ट, रेकलेस, गैर जिम्मेदार लाइफस्टाइल, उसकी जुए की लत, जिसकी वजह से वो लोगों का कर्जाई था और जिसकी खबर मिस्टर अहिरवाल को लग गई थी। तो आप इस बात से मुतमईन हैं कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी थी? क्या मतलब? आपने जब पहले मेरे इस सवाल का जवाब दिया था तो जवाब के साथ ये भी जोड़ा था कि कम से कम पुलिस की तफ्तीश यही कहती थी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका खुद का ख्याल क्या कहता है? क्या ये कि आग लगी नहीं, लगाई गई थी? वो परी देखने लगी और बेचैनी से पहलू बदलने लगी। ओह कम ऑन, सुनील उतावले स्वर में बोला। अब ये कोई वक्त है मुंह बंद करने का? सब दिखा दो जी, जो दिखाने लायक है जी, रमाकांत बोला। क्या? बता दो, जो बताने लायक है, बता के दिखा दो सबको। बता तो मैं देती हूँ, लेकिन मेरे पर कोई आफत तो नहीं टूट पड़ेगी? कैसी टूट पड़ेगी? हम जो बैठे हैं, टूट फूट की गारंटी हम लेंगे जी। ठीक है, बताती हूँ। आप जानते हैं तेल की भट्टी से हीटिंग सिस्टम कैसे चलता है? ये अपना सुंदर मुख जानता हो तो जानता हो, मैं तो जानता नहीं। तमाम निकम्मी ऊटपटांग वाहियात बातों की जानकारी यही रखता है। पुराने इस जमाने में, सुनील बोला, जब सेंट्रल एयर कंडीशन नहीं होती थी तो ईंधन या मिट्टी के तेल की भट्टी से बॉयलर में भाप बनाई जाती थी,
जो कि हर कमरे की छत के साथ घूमे हुए लोहे के पाइपों में फीड की जाती थी। उसी से पाइप गर्म होते थे और फिर पाइपों से कमरा गर्म होता था। तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहती कि तेल की भट्टी से चलने वाला हीटिंग सिस्टम नॉर्थ शोर वाली कोठी में भी चलता था? ऐसा सिस्टम वहाँ बराबर था, लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी कि क्यों कार के एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं को तेल की भट्टी के पाइपों में फीड करने से क्या इमारत को आग लग सकती है? क्यों पूछ रही हो ऐसा? अगर ऐसे आग लग सकती है तब तो उस बात की कोई अहमियत है जो कि मेरे जहन में है। यूं आग नहीं लग सकती तो उसका जिक्र बेकार है। अब मेरे ख्याल से लग सकती है, रमाकांत जल्दी से बोला। लग सकती है ना प्यारो? सुनील ने हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया। वो जानता था कि रमाकांत उस संभावना की हामी लड़की का मुंह खुलवाने के लिए भर रहा था। जबकि वंदना बोली, एग्जॉस्ट के धुएं को आग लगने से कई घंटे पहले भट्टी में फीड किया गया हो। हाँ, आपका मतलब है कि ऐसा धुआं किसी ने जानबूझकर भट्टी को फीड किया था? कैसे? सुनिए, कोठी का जो गैरेज था ना, वो दाएं विंग के एंड पहलू में बना हुआ था। वो काफ़ी बड़ा गैरेज था जिसमें कि अगल बगल 3 कारें खड़ी की जा सकती थी। उसी के पिछवाड़े में भट्टी वाला वो कमरा था जो कि बॉयलर रूम कहलाता था। आगजनी वाली रात को मैं कोई 10 बजे के करीब थोड़ी देर के लिए कोठी से बाहर निकली थी। आधे घंटे बाद जब मैं वापस लौटी तो मुझे गैरेज के बंद फाटक के पीछे से कार का इंजन चलने की आवाज़ आई थी। मैंने यही समझा था कि कोई बेध्यानी में कार वहाँ खड़ी करके उसका इंजन चलता छोड़ गया था। इंजन बंद करने की मंशा से मैं बंद फाटक के बीच में बने खिड़की नुमा दरवाजे को खोलकर भीतर दाखिल हुई तो पाया कि भीतर अंधेरा था। मैंने फाटक के करीब ही मौजूद बिजली का स्विच ऑन करके वहाँ रोशनी की तो तो क्या? सुनील बेचैनी भरे स्वर में पूछा। तो मैंने देखा कि जिससे कार का इंजन चालू था वो साहिल की सफ़ेद एम्बेसडर थी और खुद साहिल उसकी ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि इंजन सिर्फ ऑन ही नहीं था, तेज़ चल रहा था। वैसे तेज़ चल रहा था जैसे एक्सीलेटर पर पाँव हो तो चलता है। और इस वजह से उसके एग्जॉस्ट पाइप से धुआं निकल रहा था। हाँ, लेकिन यूँ निकलता धुआं भट्टी के पाइपों तक कैसे पहुंचा जा सकता था? सीधे सीधे तो नहीं पहुंच सकता था। पहुंचने का इंतज़ाम किया हुआ हो तो पहुंच सकता था, बल्कि पहुंच रहा था। कैसा इंतज़ाम? गैरेज में रोशनी का जरिया एक ही 100 वाट का बल्ब था जो कि छत से लटक के शेड के नीचे जलता था। उसकी रोशनी में मैंने देखा कि कार के एग्जॉस्ट पाइप पर एक रबड़ की ट्यूब का मुंह चढ़ा हुआ था और उस लंबी ट्यूब का दूसरा सिरा आग भट्टी के पाइपों में से एक से जुड़ा हुआ था। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जानबूझकर चलाकर रखे गए कार के इंजन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो धुआं बन रहा था वो कार के एग्जॉस्ट पाइप के मुंह से जुड़ी ट्यूब के जरिए भट्टी के भाप ले जाने वाले उस पाइप में जा रहा था? हाँ, मैंने रबड़ की वो ट्यूब फर्श पर बिछी साफ देखी थी। यानी कि उस तरीके से भाप के पाइप के रास्ते आगे किसी कमरे में घातक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहुंचाई जा रही थी। और उस इंतजाम का कर्णधार साहिल था जो कि ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। हाँ स्वीटहार्ट, ये तो एक बहुत गंभीर इल्ज़ाम है जो कि इस घड़ी तुम साहिल अहिरवार पर लगा रही हो। मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ वो बयान कर रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो तुम यकीनी तौर से कह सकती हो कि तुमने फर्श पर बिछी रबड़ की ट्यूब ही देखी थी, कोई रस्सी नहीं? नहीं नहीं, वो रस्सी तो नहीं थी। वो लचकीले रबड़ की ट्यूब थी जिसका एक सिरा एग्जॉस्ट पाइप पर चढ़ा हुआ था, दूसरा भाप वाले पाइपों में से एक में घुसा हुआ था। वो रस्सी होती तो फर्श पर पड़ी होती, उसके 2 सिरे 2 पाइपों तक ना पहुँचे होते और एग्जॉस्ट पाइप से निकलता धुआं मुझे दिखाई दे रहा होता, जो कि इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो सीधा उसके मुंह पर चढ़ी ट्यूब में जा रहा था। तो ट्यूब ही थी वो? हाँ हाँ, यकीनन। साहिल को इस बात का एहसास हुआ था कि तुमने एग्जॉस्ट से भट्टी के पाइप तक जाती ट्यूब देख ली थी। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ना हुआ हो। क्यों ना हुआ था? क्योंकि वो टुन था। वो इतना ज़्यादा नशे में था कि मुझे देखकर जब इंजन बंद करके कार से बाहर निकला था तो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। नशे की वजह से उसने मुझसे बदज़बानी भी की थी। अच्छा, क्या कहा था? पहले बोलना, हर वक्त कुछ ना कुछ सूंघती रहती है,
जहाँ नहीं जाना होता वहाँ भी चली जाती है। फिर बोला दफ़ा हो जा। तो तुमने क्या किया? वही क्या जो वो इतनी बदतमीजी से कह रहा था। मैं घूमी और उल्टे पाँव वहाँ से बाहर निकल गई। बदतमीजी के लिए टोका नहीं तुमने उसे? अरे क्या टोकती उसे, उस हालत में उसके कुछ पल्ले पड़ना था। नशे में ठीक से बोल तो पा नहीं रहा था वो, टोकने पर वो मेरे और गले पड़ सकता था। तब जबान चला रहा था, फिर शायद हाथ ही चला सकता था। आखिर मालिक का भतीजा जो था। जाती बात तुमने गैरेज की बत्ती बंद की थी? नहीं, जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया था, ताकि जब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता तो ठोकरें ना खाता फिरता। ये पक्की बात है कि वो साहिल ही था? क्या? सूरत ठीक से देखी थी ना उसकी? सूरत तो सूरत तो नहीं देखी थी, लेकिन था वो साहिल ही। वो कुछ क्षण सोचने के बाद बोली। सूरत क्यों नहीं देखी थी? एक तो वो सर पर गोल्फ कैप पहने था, दूसरे लाइट का सोर्स वो इकलौता बल्ब एंड उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसकी सीधी रोशनी उस पर नहीं पड़ रही थी। तीसरे वो स्टीयरिंग व्हील पर लुढ़का पड़ा था। अच्छा, यानी कि आवाज़ से पहचाना? आवाज़ से भी क्या पहचाना होगा? नशे में थरथराती आवाज़ कहीं पहचान में आती है? रमाकांत बोला। जो गोल्फ कैप वो पहने हुए था ना, उससे मैं उसे बखूबी पहचान सकती थी। यानी कि तुमने टोपी पहचानी, टोपी वाला नहीं पहचाना। साहिल की वो गोल्फ कैप अगर कोई काला चोर पहने बैठा होता तो तुम उसे साहिल मान लेती, नहीं? वंदना के मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। नो, सुनील जिद भरे स्वर में बोला। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन था वो साहिल ही, क्योंकि जो गोल्फ कैप तुमने उसे पहने देखा था वो साहिल की थी, और वो अपने किस्म का एक ही थी इस दुनिया में। वो साहिल था। वो साहिल के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता था। जो करतूत वो उस घड़ी कर रहा था, वो ही कर सकता था। क्यों भला? उसी जैसा दूसरा भतीजा विनोद क्यों नहीं कर सकता था? तुम दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि विनोद साहिल के गोल्फ कैप सर पर लगाए जानबूझकर अपना मुंह स्टेयरिंग पर डालकर नशे में होने का बहाना करता वहां नहीं बैठा था? वो विनोद नहीं था, क्योंकि क्योंकि मुझे मालूम है कि वो विनोद नहीं था। कैसे मालूम है? मैं जो आधे घंटे के लिए कोठी से निकलकर बाहर समुद्र तट तक गई थी, विनोद के साथ गई थी। कोठी के बाहरी आयरन गेट तक विनोद मेरे साथ लौटा था। जिस शख्स को मैं अपने पीछे आयरन गेट पर छोड़कर आई थी, वो आगे गैरेज में नहीं हो सकता था। कोई एक आदमी एक वक्त में दो जगह पर नहीं हो सकता है। वेरी वेल सेड। लेकिन ये कहना फिर भी गलत है, क्योंकि वो विनोद नहीं था इसलिए साहिल था। तो और कौन हो सकता था वो? ड्राइवर आदिनाथ के बारे में क्या कहती हो? वो कुछ क्षण सोचती रही और फिर बोली। उसका कद काठी तो साहिल और विनोद जैसा है, अलबत्ता उम्र में वो उन दोनों से 13-14 साल बड़ा है। सर पर गोल्फ कैप पहने स्टीयरिंग पर औंधे मुंह पड़े शख्स की उम्र दिखाई देती है? उसे कार से बाहर भी तो निकला बताती है ये। तुम क्या कहती हो? सुनील बोला। जवाब देने की जगह वंदना ने फिर बेचैनी से पहलू बदला। इस बात का जिक्र तुमने किसी और से किया? विनोद से किया था। उससे क्यों? क्योंकि क्योंकि बस ऐसे ही किसी और से क्यों नहीं किया? यूं ही इत्तेफाक नहीं हुआ। असल में विनोद से जिक्र करने की कोई और वजह थी। और वजह क्या? ये कि तुम उसे अपने ज़्यादा करीब पाती हो। क्या मतलब? यू आर इन लव विद हर। तुम्हारी उससे आशनाई है। मिस्टर, डोंट गेट पर्सनल। मेरे ज़ाती मामलात में दखल मत दो। ओके, इतना तो बताओ कि विनोद पर तुम्हारी इस बात की क्या प्रतिक्रिया हुई थी? वो मेरी बात से सहमत नहीं हुआ था। वो कहता था कि कार के एग्जॉस्ट के धुएं को भट्टी के पाइपों में फीड करके आग नहीं लगाई जा सकती थी, इसलिए इस बाबत मुंह फाड़ कर मैं अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकती थी। और किससे किया था इस बात का जिक्र? वो हिचकिचाई। ओ कम ऑन यार, तुम्हारी सूरत बता रही है कि अपनी वो स्टार जानकारी तुमने किसी और से भी शेयर की थी। ऐसी बात कहीं पचती है किसी औरत के पेट में? बोलो, और किसको बताई ये बात? मानसी के बॉयफ्रेंड को। कौन से वाले को? एक कबूतर तो उड़ गया, दूसरा भी है पीछे गुटल गू करने के लिए। किसे बताई बात? दूसरे को, शैलेंद्र तिवारी को।
वो क्या बोला? कम से कम वो ना बोला जो विनोद बोला। सुनते ही ये ना कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए इस बाबत मुझे खामोश रहना चाहिए था। उसे तो ये बात बहुत भारी अहमियत वाली लग रही थी कि 100 तरह के सवाल खोद खोद कर पूछे उसने इस बारे में। खास तौर से ये जानना चाहा कि रबड़ की ट्यूब जिस पाइप से जुड़ी हुई थी, क्या वो उधर वाले विंग में ही मौजूद मिस्टर अहिरवाल के बेडरूम को जाता था? तो जाता था। मेरे ख्याल से तो जाता था। कोठी जलकर राख हो चुकी है, जाकर तस्दीक नहीं की जा सकती इस बात की, इसलिए ख्याल जाहिर करने से काम नहीं चलेगा। या तो कहो ऐसा था या कहो नहीं था। ऐसा था। और क्या कहा शैलेंद्र ने? उसने मुझे पुलिस से संपर्क करने की राय दी। तुमने ऐसा किया? नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ इस बाबत। सोच रही हो? या पुलिस से संपर्क करने की जगह कहीं और संपर्क कर चुकी हो? कहीं और कहाँ? किसी अखबार से, मसलन ब्लास्ट से? मैं कभी किसी अखबार के दफ्तर में नहीं गई। अपनी बात प्रेस तक पहुंचाने के लिए किसी अखबार के दफ्तर में जाना ज़रूरी नहीं होता। यही काम किसी अखबार को एक गुमनाम चिट्ठी लिखकर भी किया जा सकता है। मैंने किसी अखबार को कोई चिट्ठी नहीं लिखी। किसी ने ब्लास्ट को एक गुमनाम चिट्ठी लिखकर आगाह किया कि पद्मपत अहिरवाल स्वाभाविक मौत नहीं मरा था। उसके वारिसों में से किसी ने उसका कत्ल किया था। यह है वो चिट्ठी। सुनील ने जेब से चिट्ठी निकालकर उसे सौंपी। जरा पढ़िए। झिझकते हुए वंदना ने चिट्ठी को थामा और फिर झिझकते हुए ही उसे पढ़ा। पढ़ चुकने के बाद उसने चिट्ठी सुनील को वापस लौटा दी। अब बोलो। मैं क्या बोलूँ? मैं ये चिट्ठी तुमने यहीं लिखी? नहीं। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी ऐसी चिट्ठी लिखने की? आप ही बताओ। मैं क्या बताऊं भाई, मैंने कह दिया ना ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। लेकिन अपनी इस जानकारी को कि मिस्टर अहिरवाल का कत्ल हुआ हो सकता है, हाईलाइट करने की ख्वाहिशमंद तो आप बराबर हैं। तभी आपने पहले ये किस्सा विनोद को सुनाया, फिर शैलेंद्र को सुनाया और अब हमें सुना रही हैं। तुम्हारी जिद पर, तुम्हारी धमकी की वजह से। और पुलिस को सुनाने की बाबत अभी सोच भी रही हैं। वो खामोश रही। पुलिस को बताने के बाबत आप सोच रही हैं? वो खामोश रही। खुद ही सोच रही हैं ना, या सोचने में मदद करने के लिए कोई आने वाला है यहाँ? कौन? कौन आने वाला है यहाँ? आप बताइए। जब आपने दरवाज़ा खोला था तो आपकी सूरत से साफ जाहिर हो रहा था कि आपको किसी और का इंतजार था, जबकि हम गए। नो मिस्टर, मैंने पहले ही कहा था, फिर कहती हूँ, मेरे जाति मामलात में दखल मत दो। क्या यहाँ विनोद आने वाला है? मिस्टर, ओके ओके, डोंट गेट एक्साइटेड। वो खामोश रही। तो उस रात आप 10 बजे कोठी से बाहर निकली थी और आधे घंटे बाद वापस लौटी थी। इसका मतलब ये हुआ कि गैरेज में आपका साहिल से आमना सामना 10:30 बजे के करीब हुआ था। हाँ। और आग रात के 2 बजे से पहले किसी वक्त लगी थी। हाँ। सुनील गैरेज से निकलकर कहाँ गया था? मुझे क्या मालूम, मैं तो उससे पहले वहाँ से निकल आई थी ना। गैरेज में आपने उसे क्या पोशाक पहने देखा था? जीन्स जैकेट, लाल रंग की चेक की कमीज और गोल्फ कैप। हाँ। जब आग की धूम मची थी तो वो उसी पोशाक में प्रकट हुआ था। ओ नो, तब तो वो कुर्ता पजामा पहने था। फिर जाहिर है कि गैरेज से निकलकर वो अपने कमरे में ही गया होगा, तभी तो कपड़े तब्दील कर पाया होगा। हाँ जाहिर है। आप कहती हैं कि गैरेज में अंधेरा था, उसकी बत्ती आपने वहाँ जाकर जलाई थी। हाँ। और गैरेज का फाटक बंद था। हाँ। लेकिन उसमें बनी छोटी सी खिड़की खुली थी जो कि फाटक खोले बिना भीतर आने जाने के काम आती थी। उस खिड़की में से कार तो नहीं आ जा सकती थी ना। कार तो भीतर ले जाने और बाहर निकालने के लिए फाटक तो खोलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। अब जरा गौर फरमाइए कि आप कहती हैं कि फाटक बंद था, भीतर की बत्ती नहीं जल रही थी और साहिल अपनी कार जिसका इंजन चालू था कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। ठीक? हाँ ठीक। यानी कि वो एम्बेसडर में सवार गैरेज के सामने पहुंचा। उसने उतरकर गैरेज का फाटक खोला, वापस आकर कार में सवार हुआ, उसे चलाकर भीतर लेकर गया। कार में से फिर उतरकर फाटक पर पहुंचा, फाटक बंद किया। बत्ती तब जल रही थी तो उसे बुझाया, बुझी हुई थी तो उसे जलाने की कोशिश नहीं की और वापस कार में आकर बैठा। हाँ, तो इसमें क्या खराबी है?
आपके कहने के मुताबिक अगर वो वाकई इतना टुन था कि उसे कार का इंजन तक बंद करने की सुध नहीं थी, तो उसे कार से निकलकर फाटक तक जाकर उसे बंद करने की सुध कैसे थी? बत्ती का स्विच आप कहती हैं कि फाटक के करीब कहीं था। अगर उसके आने पर बत्ती जल रही थी तो उसने उसे ऑफ करके अंधेरे में ठोकरे खाने वापस कार तक आना क्यों मंजूर किया? उसे बत्ती बंद करना ही क्यों कर सूझा? जलती बत्ती उसे क्या कहती थी? इस पर उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। इस बात का जवाब ये सोच के देना कि अभी खुद आपने कहा था कि गैरेज से कूच करते इस वक्त आपने बत्ती इसलिए बंद नहीं की थी क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि जब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिशें करता तो ठोकर खाता फिरता। वो नहीं चाहता होगा कि किसी को गैरेज में उसकी मौजूदगी की खबर लगती। पूरी तो ना हुई उसकी ये चाहत, खबर तो लगी ना किसी तरह। आपको लगी, इंजन की आवाज़ से लगी। बत्ती पहले से बंद होगी तो उसने उसे तब क्यों नहीं जलाया जबकि वो फाटक खोलने के लिए कार से उतरा था? बत्ती ना जली होने का और ना जलाई होने का मतलब तो ये हुआ ना कि भीतर गैरेज में पहुंचकर वो अंधेरे में चलता ही फाटक तक आया और अंधेरे में चलता वापस लौटा। क्या है कि कार की हेडलाइट्स ऑन होंगी? फाटक बंद करके कार में लौटने पर जिन्हें ऑफ करना तो उसे सूझा, लेकिन इंजन को ऑफ करना नहीं सूझा। तुम कहना क्या चाहते हो? वो झुंझला कर बोली। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता ब्राइट आइज, तुमसे कुछ कहलवाना चाहता हूँ। क्या? ये कि कार का इंजन बेध्यानी से नहीं चल रहा था, उसे जानबूझकर एक खास मकसद के लिए चला के रखा गया था। गैरेज में अंधेरा इसलिए था ताकि उसकी तरफ किसी की तवज्जो न जाती। कोई फिर भी वहाँ पहुँच जाता, जैसे कि तुम पहुँच गई थी, तो अंधेरे की वजह से कार सवार की सूरत ना पहचान पाती। और ये कि ये सब इंतज़ाम आग लगाने के लिए नहीं, कत्ल करने के लिए था। उसके मुंह से सिसकारी निकली। इसमें सिसकारियाँ भरने वाली कौन सी बात है? जो बात तुम इतनी देर से इशारों में कह रही हो, अब इतना ही तो हुआ है कि उसका जिक्र साफ साफ दो टूक में हो गया। मैं अपनी ज़बानी इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगाना चाहती। किस पर? साहिल पर? किसी पर भी नहीं, लेकिन जिक्र फिर भी जारी रखना चाहती हो। कभी किसी यार के, कभी किसी वाकिफ़कार को, तो कभी किसी अखबार के कान में फूंक बराबर मारती रहना चाहती हो कि मिस्टर अहिरवाल की मौत एक कत्ल का केस हो सकता है। वो खामोश रही। ओके, सुनील उठता हुआ बोला, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। रमाकांत भी उठकर खड़ा हो गया। ये अभी भी नहीं बताया कि तुम लोग कौन हो और किस महकमे से हो। पढ़ जाएगा ये भी मालूम। कब? बहुत जल्दी। मुझे तुम लोगों से संपर्क करना हो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ही तुमसे संपर्क करेंगे। कब? बहुत जल्दी। हम जी अपना हर काम बहुत जल्दी करते हैं, हमारी व्यवस्था है ये। विशेषता? हाँ हाँ वही। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। दोनों वहाँ से बाहर निकल आए और रमाकांत की कार तक पहुँचे। वे कार में सवार हो गए। दोनों ने अपने अपने ब्रांड के सिगरेट सुलगा लिए और उसके कश लगाने लगे। रमाकांत ने तत्काल कार चालू करने की कोशिश नहीं की। बढ़िया, बढ़िया। सुनील धुआं उगलता हुआ बोला। वो लड़की ना वाकई बढ़िया थी, सामने से कोनी तक आती थी और अरे मैं कत्ल की तरकीब की बात कर रहा हूँ। ओह, क्या करतब किया पट्टे ने। कार का इंजन चलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी घातक गैस बनाई। उसे स्टीम के पाइपों के जरिए अपने चाचा के बंद कमरे में फीड करके चाचा का बेडरूम उस घातक गैस से भर दिया, जिसमें सांस ले लेकर चाचा सोते में ही जन्नत नशीन हो गया। और फिर कोठी को आग लगा दी। ओह, और टाइम भी देखो कैसा उम्दा चुना इस काम को अंजाम देने के लिए। सर्दियों के मौसम में रात 10:30 बजे तक कोई या तो सो गया होता है या सोने की तैयारी कर रहा होता है। नर्स कुमारी इत्तेफाक से ही कोठी के बाहर थी, तभी वो गैरेज में चलते कार के इंजन की आवाज़ सुन पाई। ये बात गौरतलब है कि जिस विंग में गैरेज था ना, उधर सिर्फ एक ही आबाद बेडरूम था जो कि अहिरवाल का था। वो बेडरूम पहली मंजिल पर था, जहाँ तक कि गैरेज के बंद दरवाजे के पीछे होती कार के इंजन की आवाज़ ज़रूर नहीं पहुँच सकती थी। साहिर अहिरवाल नाम का वो छोकरा कितना चालाक है, ये बात उस ड्रामे से भी जाहिर होती है कि उसने नर्स कुमारी के एकाएक गैरेज में पहुंच जाने पर किया। उसने ये जाहिर किया कि वो नशे में टुन था, उसे खबर ही नहीं थी कि इंजन चल रहा था।
एक बार काम में विघ्न आ जाने के बाद उसने नर्स के चले जाने के बाद भी उस काम को जारी रखा होगा। क्या कहा जा सकता है, शायद जारी रखा हो, शायद थोड़ी देर के लिए मुलतवी करके उसे फिर से हाथ में लिया हो, या शायद कत्ल के लिए उसने ही अरसा काफ़ी था जितना कि वो विघ्न आ जाने से पहले उस काम को करके हासिल किया था। पोस्टमार्टम से जिस्म में कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी का पता नहीं चला होगा। उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, आग में जलकर मरने वाले के ब्लड में भी कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। यानी कि ये नर्स एक कत्ल की गवाह है। कातिल ऐसा नहीं समझता मालूम होता। साहिल यही समझता होगा कि गैरेज में वंदना मेहता ने जो कुछ देखा था वो उसकी अहमियत नहीं समझ पाई थी, नहीं समझ सकती थी, या शायद वो समझता था कि उसे वो ट्यूब ही नहीं दिखाई दी थी जो कि एग्जॉस्ट पाइप को अहिरवाल के बेडरूम में जाने वाले पाइप से जोड़ रही थी। वो ऐसा ना समझता होता तो यकीनन अब तक इस नर्स कुमारी का भी कत्ल हो चुका होता। अब तुम क्या करोगे? वही जो इस जिम्मेदार शहरी को करना चाहिए। मैं इस बात को पुलिस अधिकारियों की जानकारी में लाऊंगा। कब? अभी। पागल हुआ है हैं? अब इस घड़ी पुलिस के पास जाएगा? नहीं, पुलिस के पास भला क्यों जाऊंगा मैं क्या पुलिस का मुलाजिम हूँ? तो रमाकांत, मुझे ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचाओ। अभी वक्त है इस खबर को कल के अखबार में छपवाने का। पुलिस जो जानेगी कल का ब्लास्ट पढ़कर जानेगी। क्या कहने मेरे मतलबी यार के। क्यों भाई, क्या कह के लाया था मुझे यहाँ है? यही ना कि क्लब में वापस चल के मेरे साथ? रमाकांत, मेरी नौकरी का सवाल है। तेरी नौकरी का नहीं, तेरे जुनून का सवाल है। मैं क्या तुझे जानता नहीं? खबर की सूंघ लग गई तो लग गया नौकरी की दुहाई देने। ऐसे ही सही आ, लेकिन अब मुझे पहुंचाओ तो सही मेरे मुकाम पर। तेरी मोटरसाइकिल का क्या होगा? वहाँ अर्जुन अभी मौजूद होगा, उससे कहना मोटरसाइकिल ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचाकर घर जाए। अच्छी बात है। रात 12 बजे का समय ब्लास्ट के सिटी एडिशन में खबर जाने की डेडलाइन होता था। सुनील ने 11:30 बजे तक अपनी रिपोर्ट तैयार करके नाइट एडिटर को सौंप दी और एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखकर गुमनाम चिट्ठी भी उसे सौंप दी। फिर वो कुछ क्षण इत्मीनान से अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर अधलेटा सा बैठा लकी स्ट्राइक के कश लगाता रहा। एकाएक उसे एक बात सूझी। ब्लास्ट सुबह 4 बजे सड़क पर आ जाता था। हॉकर लोग उसे 5 बजे तक अपने अपने इलाकों में बांटने भी लगते थे। 6 बजे से पहले तो वो तारकपुर रोड के शहर से कदरन बाहर के इलाके में भी पहुंच जाता था। बकौल विनोद, उसकी कोठी में जो अखबार आता था वो ब्लास्ट ही था, जिसे साहिल भी ज़रूर पढ़ता। तब क्या ये बात पढ़कर कि अखबार में उसे अपने चाचा के कत्ल का गुनहगार ठहराया जा रहा था, वो फरार हो सकता है? हो तो सकता था। अगर वो वाकई गुनहगार था तो अपनी पोल खुलती पाकर गिरफ्तारी से बचने के लिए वो यकीनन ऐसा कोई कदम उठा सकता था। तो ये कि पुलिस ही उसे ऐसा करने से रोक सकती थी। उसने फ़ोन अपनी तरफ घसीटा और इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के घर पर फ़ोन किया। मालूम हुआ कि वो अभी पुलिस हेडक्वार्टर में ही था। उसने उसका पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर डायल किया तो उसे वहाँ मौजूद पाया। सुनील बोल रहा हूँ माई बाप। इस वक्त? क्या हुआ है वक्त को? तुम भी तो अभी अपने ऑफिस में मौजूद हो। मेरी तो नौकरी ऐसी है जिसमें दिन क्या और रात क्या। मेरी अपनी नौकरी भी ऐसी ही है। फ़ोन कैसे किया? एक ख़ास खबर है तुम्हारे लिए। क्या? फिर से कोई कत्ल हो गया? हाँ, ऐन यही हुआ है। मैं लाश के साथ तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। लेकिन अरे मैं बड़ी हद आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, अपने ऑफिस में ही रहना। सुनील ने रिसीवर क्रैडर पर पटका और उठ खड़ा हुआ। तभी अर्जुन ने भीतर कदम रखा। जीता रहे, ऐन ज़रूरत के वक्त पर आया है। मैं हुक्म में मुखातिब आपकी मोटरसाइकिल यहाँ पहुँचाने आया था। बढ़िया, अब मेरे साथ चल। कहाँ? पुलिस हेडक्वार्टर। वहाँ क्या है इस वक्त? यहाँ से हिल, रास्ते में बताऊँगा। लेकिन कुछ पता तो चले कि अबे हिल भी चुक खील के पिसते, मंजिल खोटी हो रही है। मैं इतना अच्छा फील कर रहा था, एक ही हुक्म से आपने मेरा सारा नशा उतार दिया। नशा फिर हो जाएगा, चल। वो बाहर बारिश हो रही है। क्या? लेकिन तू तो मेरे सामने सूखा खड़ा है। मैं बारिश बंद होने पर यूथ क्लब से चला था, यहाँ पहुँचा ही था तो फिर होने लगी थी। कोई बात नहीं, फिर बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पर चलूँगा। कैसी शर्त? जल्दी बोल।
मोटरसाइकिल मैं चलाऊंगा। किस लिए? आप बहुत तेज चलाते हैं। आधी रात के वक्त सुनसान पड़ी सड़कों पर और भी तेज चलाएंगे। ऊपर से सड़कें गीली होती हैं, इसलिए। ओके ओके। प्रभुदयाल ने बड़े गौर से सुनील की कहानी सुनी। बड़े फसादी बात कर रहे हो रिपोर्टर साहब। आखिर में सुनील खामोश हुआ तो वो बोला, बंदा नवाज, तुम्हें खुश होना चाहिए इस बात का जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। आज तक तो तुम्हें हमेशा मेरे से ही ये शिकायत रही है। मैं कुछ कहता नहीं, जो जानता हूँ उसे छुपा कर रखता हूँ। अब जो मैं एक ऐसी विस्फोटक बात ब्लास्ट में छप जाने से भी पहले तुम्हें बता रहा हूँ, तो भी तुम मुझ में ही नुक्स निकाल रहे हो। इसमें भी कोई भेद हो सकता है? तुम आधी रात को अपनी मर्जी से यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर आके कहानी सुना रहे हो। क्या भेद हो सकता है? बताओ। कोई भेद नहीं है। अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए तो मुझे नहीं घसीट रहे। भाई मेरी कैसी कोई मजाल हो सकती है भला? इस साहिल अहिरवाल से तुम्हारी कोई अदावत तो नहीं? कोई खुंदक हो जिसकी एवज में तुम उससे कोई बड़ी खुंदक निकालने पर आमादा हो? ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्या चाहते हो? ये भी मैं ही बताऊं? हमेशा मुझे टोकते रहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा धंधा सिखाने की कोशिश ना करूं। अब ऐन यही चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा धंधा सिखाऊं। ये साहिल अहिरवाल आजकल कहाँ पाया जाता है मालूम है? बखूबी मालूम है। रास्ता दिखाने का जिम्मा मेरा। ऐन मंजिले मकसूद तक पहुंचा के आऊँगा। यानी कि साथ चलोगे? खामोश तमाशाई की तरह। तुम्हारे काम में दखल अंदाज करने के लिए तो नहीं। कृपा निधान, तुम्हें वहाँ पहुँचाकर मेरे से किसी बात की तस्दीक की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ठीक है, तुम दोनों नीचे पहुँचो, मैं रवानगी का इंतज़ाम करवाता हूँ। गॉड ब्लेस यू सर। चल भाई मेरे कैक्टस के पौधे। सुनील उठता हुआ बोला। अर्जुन तत्काल उसके साथ हो लिया। वे तारकपुर रोड अहिरवाल स्टेट पहुँचे। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के साथ सब इंस्पेक्टर बंसल, एक हवलदार और एक सिपाही था जो कि जीप का ड्राइवर भी था। सुनील वहां तक जीप में सवार होकर पहुंचा था और अर्जुन जीप के पीछे पीछे सुनील की मोटरसाइकिल चलाता वहां पहुंचा था। एस्टेट का आयरन गेट बंद था, लेकिन उस पर कोई ताला नहीं जड़ा हुआ था। हवलदार ने उतरकर गेट को खोला तो जीप भीतर लंबे ड्राइव वे पर दाखिल हो गई। हवलदार ने पीछे गेट को खुला ही रहने दिया और वापस जीप में आकर सवार हुआ। काफ़ी बड़ा स्टेट है, 2.5-3 एकड़ से तो कम जगह मालूम नहीं होती, प्रभुदयाल बोला। तभी तो 1.25 करोड़ रुपए कीमत उठी। तुम कहते हो अब सब लोग यहीं रहते हैं? हाँ, सिवाय मानसी लोहिया के जो शहर में रहती है। साहिल की वो एम्बेसडर जो कि बकौल तुम्हारे आलाए कत्ल बनी थी, यहीं होगी। होनी तो चाहिए। जब साहिल यहाँ है तो उसकी कार भी यहीं होनी चाहिए। यहाँ कहाँ? अब मुझे क्या मालूम कहाँ। वैसे बारिश का मौसम है, कहीं किसी गैरेज में ही होगी। बंसल, इमारत करीब आ रही है, गैरेज पर निगाह रख। यस सर, बंसल बोला। गैरेज एन इमारत के दाएं पहलू में उससे थोड़ा परे हटकर बना मिला। सिपाही ने जीप को गैरेज के करीब रोका और इंजन बंद कर दिया। जीप से थोड़ा परे अर्जुन ने मोटरसाइकिल खड़ा की और फिर आगे बढ़कर सुनील के करीब आ खड़ा हुआ। रास्ते में बूंदाबांदी हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद 6 आदमियों में से सिर्फ वो ही भीगा हुआ था और बाकायदा भुना कर अपनी अपसंदता जाहिर कर रहा था। गैरेज का लकड़ी का फाटक बंद था। उस पर साकल चढ़ी हुई थी, लेकिन साकल में कोई ताला लगा नहीं दिखाई दे रहा था। प्रभुदयाल के इशारे पर हवलदार ने साकल हटाकर फाटक को खोला और भीतर टॉर्च की रोशनी डाली। भीतर 3 कारें खड़ी थीं, जिन पर हवलदार की टॉर्च की रोशनी बारी बारी पड़ी और फिर एक सफ़ेद एम्बेसडर कार पर आकर ठिठकी। सुनील ने देखा कि बाकी 2 कारों में से एक पीले रंग की ज़ेन थी और दूसरी नीले रंग की कॉन्टेसा थी। ये होगी साहिल की कार, प्रभुदयाल बोला। हाँ यही होगी, एम्बेसडर तो यहीं पर है। प्रभुदयाल ने हवलदार के हाथ से टॉर्च ले ली। उसके करीब जाकर उसकी रोशनी में कार के एग्जॉस्ट पाइप का मुआयना किया। दाहिने पे ऐसा दबाव है तो सही, जैसे हाल ही में इस पर चूड़ी से कसने वाला कोई शिकंजा सा चढ़ाया गया हो। गोल खरोचों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया, सुनील बड़े संतोषपूर्ण ढंग से बोला। बंसल? यस सर। कार के दरवाजे ट्राई कर, शायद कोई खुला हो। बंसल ने ऐसा किया तो डिक्की का ढक्कन खुला पाया। उसे उठाया गया तो पीछे एक तिरपाल पड़ी दिखाई दी। बंसल ढक्कन गिराने ही लगा था कि एकाएक सुनील बोला, तिरपाल के नीचे कुछ है। क्या है? प्रभुदयाल बोला।
तिरपाल हटवाओ, पता चल जाएगा। तिरपाल हटाई गई। नीचे से रबड़ की लंबी ट्यूब का एक लंबा लच्छा बरामद हुआ, जिसके एक सिरे पर एक शिकंजा चढ़ा हुआ था और दूसरे पर एक नलकी लगी हुई थी। हो गया पटड़ा, सुनील बोला। तुम्हारा मतलब है ये वो ट्यूब है जो कि एग्जॉस्ट पाइप से निकलती कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टीम के पाइप में पहुंचाने के काम आई होगी? तुम्हें क्या लगता है? सवाल के बदले में सवाल मत किया करो रिपोर्टर साहब। मुझे तो वही ट्यूब लगती है, वरना नलकी का क्या काम? क्लैंप वाले उस शिकंजे का क्या काम? वो ट्यूब जिसे कि साहिल ने वारदात के इतने दिन बाद तक अपनी कार में संभाल कर रख छोड़ा। रख कर भूल गया होगा, या ये किसी और काम भी आती होगी। किस काम आती होगी? मसलन कार धोने के काम आ सकती है। प्रभुदयाल के चेहरे पर आश्वासन के भाव नहीं आए। गरीब परवर, वो एक क्लोज्ड केस है जिसका हाथ के हाथ ही फैसला हो गया था। उसमें किसी फाउल प्ले की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब पद्मपत अहिरवाल के साथ वो हादसा हुआ था, जब तक कोई उंगली किसी की तरफ नहीं उठी थी, तो अब इस ट्यूब का होना क्या और ना होना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब तो उंगली उठ रही है ना, वो नस उठा रही है, तभी तो तुम मेरे पास आए हो। दुरुस्त, लेकिन ये बात अभी साहिल को तो नहीं मालूम ना। यू आर राइट। आओ। कहाँ? मेन इमारत में, ताकि साहिल नाम के उस कर्तव्य शख्स को सोते से जगाया जाए, उससे इस बाबत जवाब तलबी की जाए। देखो वो क्या कहता है, क्या पता एकाएक जगाए जाने की वजह से घबरा कर अपना गुनाह ही कबूल कर ले। क्या पता। मामूली बूंदाबांदी में लॉन में से गुजरते राहदारी पर पैदल चलते हुए सब मेन इमारत तक पहुंचे। मेन इमारत के एक पहलू से उसकी सीढ़ियां चढ़कर वे टेरेस पर पहुंचे। सुनो, एकाएक सुनील बोला। सब तत्काल खामोश हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। इमारत के पिछवाड़े की तरफ से कहीं से थप थप की अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ये कैसी आवाज़ है? प्रभुदयाल फुसफुसाया। खुदाई की, पीछे कोई फावड़ा चला रहा है। सुनील भी वैसे ही फुसफुसाया। आधी रात को? ये कोई वक्त है ऐसे काम का? तत्काल प्रभुदयाल के होठ पीछे उसने रिवॉल्वर को होल्स्टर से निकाल कर टॉर्च अपने काबू में कर ली। फिर वो दबे पांव पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। वैसे ही सब उसके पीछे चले। पिछवाड़े में इमारत के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में रोशनी थी। रोशनी एक खिड़की में से निकलकर बाहर लॉन में पड़ रही थी। उस रोशनी में उन्हें मर्दाना साया फावड़ा हाथ में लिए जमीन खोदता दिखाई दिया। प्रभुदयाल दबे पांव थोड़ा और आगे सरक गया। फिर एकाएक उसने टॉर्च का बटन दबाया। साया चूक कर सीधा हुआ। उस कोशिश में भुरभुरी जमीन पर से उसका पांव यूं फिसला कि उसके हाथ से फावड़ा छूट गया। अब वो उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गुलाब की कांटेदार झाड़ियों में जा गिरा। खबरदार, प्रभुदयाल कर्कश स्वर में बोला। चुपचाप उठ के खड़े हो जाओ, कोई बेजा हरकत ना हो। साय के मुंह से घुटी हुई सिसकारी निकली। फिर अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर से सहलाता वो उठकर सीधा हो गया। ये तो विनोद है, एकाएक सुनील बोला। कौन हो तुम? विनोद अहिरवाल, मैं यहाँ का मालिक हूँ। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ? करीब आओ। विनोद उनके करीब आया। मेरा नाम प्रभुदयाल है, इंस्पेक्टर होता हूँ मैं हेडक्वार्टर से। ये सब मेरे मातहत हैं। ये भी? वो घूर कर सुनील को देखता हुआ बोला। जानते हो उसे? हाँ, आज ही मुलाकात हुई थी। ये आप लोगों के साथ किस लिए है? मालूम पड़ जाएगा। प्रभुदयाल ने उसके हाथों पर निगाह डाली तो पाया कि कलाइयों पर बनाई कई खरोचों में से खून रिस रहा था। हाथों को क्या हुआ? कांटे चुभ गए। आप लोगों के एकाएक टॉर्च जलाने से और घुड़क कर बोलने से मैं हड़बड़ा गया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और गुलाबों की झाड़ियों में जा गिरा। हद है आप लोगों की भी, दम निकाल दिया मेरा। खड्डा क्यों खोद रहे थे? क्या दफनाने की तैयारियां थी? कुछ दफनाने की नहीं थी सर, दफन हुआ माल बरामद करने की तैयारी थी। क्या मतलब? ये टेलीग्राम देखिए। उसने जेब में हाथ डालकर एक तय किया हुआ कागज़ बरामद किया और उसे प्रभुदयाल को सौंपा। प्रभुदयाल ने कागज़ को खोला और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। सुनील भी उसके करीब सरक आया और उचट कर टेलीग्राम पर निगाह डालने की कोशिश करने लगा। वो अर्जेंट से भी ऊपर की कैटेगरी वाला लाइटनिंग टेलीग्राम थी, जिसमें लिखा था, पुर्तगाली हीरे केयरटेकर भैरव सिंह की बैसाखी में छुपे हैं। नकद रकम एक स्टील के ट्रंक में बंद तारकपुर रोड वाली कोठी में स्टडी की खिड़की के ऐन नीचे गुलाब की झाड़ियों के करीब दफन है।
उस जगह की खास पहचान ये है कि वहाँ एक तिकोना पत्थर गड़ा हुआ है। इस अनमोल जानकारी की कीमत अदा करना चाहो तो तीसरे हिस्सेदार को याद कर लेना। तुम्हारा शुभचिंतक। कहाँ मिला ये? प्रभुदया ने टेलीग्राम पर से सर उठाकर पूछा। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ। गुलाब की झाड़ियाँ मिली, तिकोना पत्थर मिला, लेकिन ट्रंक नहीं मिला। तो और खोदना था ना, शायद गहरा दफन हो। मेरा मजाक उड़ा रहे हो इंस्पेक्टर साहब? नहीं, 2 फुट गहरा गड्ढा तो खोद ही चुका हूँ, और क्या पाताल तक खोदता। खड्डा क्यों खोदने लग गए? पहले बैसाखी की खबर क्यों नहीं ली? ली थी, टेलीग्राम मिलते ही पहले उसी की खबर ली थी। बैसाखी वाला घर पर ही नहीं है, इसलिए बैसाखी भी यहाँ नहीं है। कहाँ गया भैरव सिंह? क्या पता कहाँ गया, ऐसे रात बेरात अक्सर जाता रहता है। हमने कभी उसकी मूवमेंट्स को मॉनिटर करने की कोशिश नहीं की, आज भी ना की होती अगर टेलीग्राम ने बैसाखी की तरफ तवज्जो ना दिलाई होती। घर कहाँ है उसका? मेरा मतलब है एस्टेट में कहाँ पाया जाता है ये भैरव सिंह? पिछवाड़े के कंपाउंड में 4 दीवारी के साथ एक कमरा है, उसमें। वहाँ जाकर देखा? वो वहाँ नहीं था। जाकर देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी काली फेट पिछले कंपाउंड में ही खड़ी होती है, जिसके बिना वो कहीं जा नहीं सकता। मैंने कंपाउंड में झाँका तो पाया कि उसकी फेट वहाँ नहीं थी, यानी कि वो कहीं गया हुआ है। जाहिर है सर, मुझे लगता है ख़राब मौसम की वजह से कहीं रुक गया है। फिर तो हो सकता है वो रात को लौटे ही नहीं। हाँ, हो सकता है। ये टेलीग्राम किसने भेजी होगी? क्या पता, पता किया जा सकता है। कैसे? टेलीग्राम ऑफिस में इसके ओरिजिनल निकलवा कर। उस पर भेजने वाले का नाम पता ज़रूर दर्ज होगा सर, बंसल बोला। टेलीग्राम पकड़ और जीप के वायरलेस फ़ोन पर पहुंच। इस पर टेलीग्राम ऑफिस का कोड होता है। इस कोड के जरिए जो कुछ भी मालूम हो सकता है कर मालूम, ख़ास तौर से भेजने वाले का नाम और पता। ओके? यस सर। बंसल टेलीग्राम लेकर वहाँ से चला गया। आप यहाँ कैसे पधारे? इस टेलीग्राम की वजह से? विनोद ने पूछा। नहीं भाई, टेलीग्राम की हमें क्या खबर थी, कैसे होती? तो तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? जोड़ीदार? साहिर अहिरवार। वो तो घर पर नहीं है। घर में नहीं है? इतनी रात गए, इस मौसम में घर में नहीं है? हाँ, लेकिन जब वो गया था तब मौसम ठीक था, लेकिन अभी तक तो वो लौट कर नहीं आया है। कहाँ गया था? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। आप क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? मिलना है उससे, निहायत ज़रूरी मिलना है। हमने उससे कुछ पूछना है, जो कि इतना अहम है कि आपने सवेरे होने का इंतज़ार नहीं किया। हाँ। कहीं कहीं वन्ना मेहता से तो बात नहीं हो गई आपकी? नहीं, नहीं हो गई। वैसी होती तो क्या बात होती? विनोद ने जवाब नहीं दिया। जवाब दो। उसने एक बार मुंह खोला, लेकिन फिर होठ भींच लिए। उसने बेचैनी से पहलू बदला। मेरी बात हुई थी वन्ना मेहता से, सुनील बोला। तुम्हारी बात की मुझे खबर है। हर किसी के फटे में टांग अड़ाना तुम्हारा खास शौक मालूम होता है तो ऐसा ही कुछ हो। तभी बारिश की एक मोटी बूंद सुनील की नाक पर टिपकी। उसने सशंक भाव से आकाश की ओर देखा। आइए भीतर चलते हैं, विनोद बोला। अभी नहीं। विनोद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पहले मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की बरामदगी के लिए आप गड्ढा खोद रहे थे वो आप बरामद कर ही चुके हो या नहीं? क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? नोटों से भरा ट्रंक क्या मैंने अपनी जेब में रख लिया? हीरे, हीरे जेब में रखे जा सकते हैं। हीरो का यहाँ क्या मतलब? टेलीग्राम में तो साफ लिखा है ना कि हीरे भैरव सिंह की बैसाखी में छुपे हैं। उसमें तो ये भी लिखा है कि नोट से भरा स्टील का ट्रंक यहाँ दबा पड़ा है। बरामद हुआ? नहीं। जब टेलीग्राम की एक बात गलत निकल सकती है तो दूसरी क्यों नहीं निकल सकती? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से अपनी जामा तलाशी की इजाज़त हमें दे दें। वॉट नॉनसेंस! आप ऐसे किसी की तलाशी के लिए आप कैसे ऐसे मेरी तलाशी ले सकते हैं? आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। नहीं, तभी तो कहा ना, आप अपनी मर्जी से अपनी जामा तलाशी की इजाज़त हमें दे दें। और अगर मैं ऐसी इजाज़त ना दूं तो आप क्या करेंगे? प्रभुदयाल के जबड़े भींचे, उसके चेहरे पर बड़े सख्त भाव आए। और फिर आप भूल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई माल बरामद होता भी है तो उसका कानूनी तौर पर मालिक मैं ही हूँ। कम से कम आधे का तो मैं हूँ ही।
हमें इसी बात की तस्दीक करने दीजिए कि ऐसा कोई माल बरामद हो गया है या नहीं हो गया है। मैं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं समझता। मैं इस मामले में किसी का दखल ज़रूरी नहीं समझता, पुलिस का भी नहीं। ये आपका दृढ़ निश्चय है? हाँ। ठीक है हवलदार। जी जनाब। इस शख्स को गिरफ्तार करो। क्या? मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तुम यहाँ बहुत संदेहजनक परिस्थितियों में इमारत को सेंध लगाते पाए गए हो। सेंध? हाँ, मैं अपने ही घर में सेंध लगाऊंगा? हमें नहीं पता ये तुम्हारा घर है। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मैं इस घर का मालिक हूँ तो सूरत से तो तुम चोर लगते हो। मैं विनोद अहिरवाल हूँ। थाने चलकर इसकी तस्दीक होगी। भाई ये तो सख्त धांधली है। धांधली? हाँ, अभी देखी कहाँ है तुमने बच्चे। अगर हमारी मंशा धांधली की होती ना तो अभी तक तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी पोशाक तो क्या, तुम्हारी चमड़ी भी जमा तलाशी के लिए नोच कर उतार ली गई होती। आप एक प्रेस रिपोर्टर के सामने ऐसा कह रहे हैं? इससे पूछो, इसने कुछ सुना, कुछ देखा? गुले गुलजार, भारी फजियत से बचना चाहते हो तो इंस्पेक्टर साहब का कहना मानो। जब सर पर पहाड़ गिरने का अंदेशा हो ना तो कंकड़ की चोट सह लेनी चाहिए। होके होके। विनोद अपने हाथ कंधों से ऊंचे उठाते हुए मरे स्वर में बोला। उसकी तलाशी हुई, कुछ बरामद नहीं हुआ। आप खुश? वो व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। हाँ। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन सर एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आप जब चाहें तो हमें बारिश से बचने के लिए इमारत के भीतर ले जा सकते हैं। आइए। सब कोठी के भीतर उसके मेन हॉल में पहुंचे। मैं कोई चाय पानी का इंतज़ाम करूं? जहमत ना कीजिए। नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है फिर पानी पिला दीजिए। विनोद ने घंटी बजाई, जिसके जवाब में एक कोई 40 साल का उसी के जैसे कद काट का व्यक्ति वहाँ पहुँचा। सबको पानी पिलाओ और फिर कॉफ़ी का भी इंतज़ाम करो। वो शख्स सहमति में सर हिलाता वहाँ से चला गया। नौकर है? हाँ, ड्राइवर आदिनाथ, पुराना मुलाजिम है हमारा। अच्छा। अंकल ने अंगेज किया था। आई सी। आदिनाथ वापस लौटा। उसके साथ एक अधेड़ अवस्था में पहुंची हुई मोटी औरत थी जो कि पानी के गिलासों से भरी एक ट्रे उठाई थी। प्रभुदयाल ने उसको देखकर प्रश्न सूचक निगाह विनोद की तरफ उठाई। शादा, हाउसकीपर। शादा पानी की ट्रे एक मेज पर रखकर वहाँ से चली गई। पीछे केवल प्रभुदयाल ने पानी का एक गिलास उठाकर पिया। आदिनाथ उन लोगों से भरे भीतरी दरवाजे के करीब जा खड़ा हुआ। सुनील की। विनोद एक असहिष्णुतापूर्ण निगाह सुनील पर डालता हुआ बोला। पुलिस के साथ वहाँ मौजूदगी की कोई वजह मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये हनुमान है, इसकी पूंछ में आग लगी है जिससे ये लंका जलाना चाहता है। क्या? नर्स वंदना मेहता से ये मिला था, फिर उस स्टोरी के साथ हमारे पास आया था जो कि हमें यहाँ लाई है। आप इसकी बातों पे मत जाइए सर। आप वंदना की बातों पर भी मत जाइए। क्यों? वो पागल है, खामखा मुंह फाड़ती है, जिन बातों को नहीं समझती उन पर भी अपनी राय जाहिर करती है। किन बातों पर? आपको मालूम है? उसने फिर सुनील की तरफ आंखें टेढ़ी। ज़रूर बताया होगा। किन बातों पर? प्रभुदयाल जिद भरे स्वर में बोला। जैसे इस बात पर कि कार के एग्जॉस्ट से निकलते धुएं को तेल की भट्टी में फीड करके आग नहीं लगाई जा सकती। ऐसा हो पाना नामुमकिन है। आप जानते हैं, कार के एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि घातक गैस होती है, जो बंद माहौल में सांस लेते शख्स को मिनटों में मार भी सकती है। सुना तो है ऐसा मैंने, लेकिन ये गैस आग तो नहीं लगा सकती ना? जान तो ले सकती है। किसकी? उसी की जिसकी गई। ओ माय गॉड, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि वो सक पका कर खामोश हो गया। गैरेज में जो सफ़ेद एम्बेसडर कार खड़ी है वो किसकी है? साहिल की। उसकी डिक्की में से रबड़ की लंबी ट्यूब का एक लच्छा बरामद हुआ है। ऐसी एक ट्यूब का? सुनील बोला। नर्स वंदना मेहता ने जिक्र किया था। क्यों जिक्र किया था तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम चुप करो यार, विनोद चिढ़कर बोला। साहिल इस वक्त कहाँ है? प्रभुदयाल ने पूछा। क्या पता कहाँ है, यहाँ से तो कब का गया हुआ है। कैसे गया? उसकी कार तो गैरेज में खड़ी है। वो कार नहीं है, बरसात में वो उसे गैरेज से नहीं निकालना चाहता। ड्राइवर आदिनाथ उसे कॉन्टेसा पर शहर लेकर गया था
और फिर उसे कहीं छोड़कर कॉन्टेसा को वापस ले आया था। प्रभुदयाल ने आदिनाथ की तरफ निगाह उठाई। आदिनाथ ने खामोशी से सहमति में सह हिलाया। वापस कैसे आएगा वो? क्या पता कैसे आएगा। क्या तुम्हारे पास भी है? हाँ, गैरेज में जो जैन खड़ी है वो मेरी है। और कॉन्टेसा? वो अंकल की थी। ये चारों कारें एम्बेसडर, जैन, कॉन्टेसा और फेट तब भी आप लोगों के पास थी जबकि आप नॉर्थ शोर वाली कोठी में रहते थे? हाँ, सब वहीं पार्क की जाती थी सिवाय फेट के। हाँ, फेट एक तरह से भैरव सिंह के ही हवाले है। वो तब यहाँ रहता था इसलिए फेट भी यहीं होती थी। बाकी की 3 कारें नॉर्थ शोर वाली कोठी में होती थी और वहाँ के गैरेज में रखी जाती थी। हाँ, जब कोठी जलकर भस्म हो गई तो कारें कैसे बच गईं? वहाँ गैरेज कोठी के दाएं विंग के सिरे पर था। आग पहली मंजिल से अंकल के बेडरूम के करीब से शुरू हुई थी। आग के गैरेज तक पहुँचने से पहले उसमें से कारें निकाल ली गई थी। कैसे लगी आग? लोकल पुलिस का कहना है कि भी बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी। आपका क्या कहना है? मेरा कहना क्या अलग होगा? हो सकता है नर्स वंदना जो कुछ कहती है उसकी रूह में तो हो सकता है। वो यूं ही मुंह फाड़ती है। मैंने उसकी बात को ज़रा भी गंभीरता से नहीं लिया। तभी हाथ में टेलीग्राम फॉर्म थामे सब इंस्पेक्टर बंसल वापस लौटा। प्रभुदयाल तत्काल विनोद से विमुख हुआ और उसने घूमकर प्रश्न सूचक निगाहों से अपने मातहत की ओर देखा। सर, ये टेलीग्राम मैजेस्टिक सर्कल के टेलीग्राम ऑफिस से बुक की गई थी। ओरिजिनल फॉर्म पर भेजने वाले का जो पता दर्ज किया गया था वो है मानसीज गिफ्ट सेंटर, मैजेस्टिक सर्कल। नॉनसेंस, सुनील बोला। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। और नाम? भेजने वाले का नाम? SC कुमार। SC? शुभचिंतक। यानी कि नाम फर्जी है लेकिन पता जेन्युइन है। किसका पता है? कौन है उस गिफ्ट सेंटर का मालिक? अभी मालूम नहीं। मालिक आपको ढूंढे नहीं मिलने का, सुनील बोला, क्योंकि वो लंदन माइग्रेट कर गया हुआ है। अलबत्ता वो जगह इस वक्त जिसने मालिक के अधिकार में है उसका नाम मानसी लोहिया है। ये टेलीग्राम मानसी लोहिया ने भेजी हो ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता। ये सरासर किसी की शरारत है उस लड़की के नाम को फोकस में लाने की। मानसी भला ऐसा टेलीग्राम क्यों भेजेगी? विनोद भी बोल पड़ा। ये तफ्तीश का मुद्दा है। ऐसा टेलीग्राम कोई भी किसी के नाम और पते से भेज सकता है, सुनील बोला। उस पर भेजने वाले का फर्जी नाम होता ही उसके शरारती होने की चुगली करने के लिए काफ़ी है। मानसी अगर अपना पता ठीक लिख सकती थी तो फिर नाम भी ठीक लिखने से उसे भला क्या गुरेज होता। ओरिजिनल टेलीग्राम फॉर्म, प्रभुदया बोला, जिस हैंडराइटिंग में भरा गया था उसकी जांच से असलियत सामने आ जाएगी। उम्मीद नहीं, सुनील बोला। क्यों भला? जिस शख्स ने अपना नाम छुपाया उसे क्या अपनी हैंडराइटिंग छुपाना नहीं सूझा होगा? क्या मतलब? देख लेना, फॉर्म टाइप शुद्धता निकलेगा। देखते हैं। टेलीग्राम में तीसरे हिस्सेदार का जिक्र है। वो मानसी के अलावा और कौन हो सकता है? टेलीग्राम भेजने वाला, जो कि मानसी बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्यों नहीं हो सकती? तुम क्यों मानसी की इतनी वकालत कर रहे हो? इसलिए नहीं हो सकती सर क्योंकि यूं हिस्से की मांग करना उसके कैरेक्टर से मेल नहीं खाता। ऐसा होता तो वो चुपचाप घर छोड़कर नहीं चली गई होती। हिस्सेदारी की उसकी ख्वाहिश पहले नहीं थी तो वो अब पैदा हो गई होगी। नियत बदलते मिजाज क्या बदलने में क्या देर लगती है? कोई देर नहीं लगती। तो मानसी के साथ अब अगर ऐसा हुआ तो ऐसी कांटे की जानकारी उसने गुमनाम टेलीग्राम के जरिए विनोद को ना भिजवाई होती। वो खुद यहाँ चुपचाप आई होती और जो माल वो समझती थी कि यहाँ गड़ा था उसे निकाल कर ले गई होती। मैं नहीं समझता कि उसके यहाँ आने पर कोई पाबंदी लगी हुई थी। व्हाट डू यू से सर? विनोद को जब एहसास हुआ कि सुनील उससे संबोधित था तो वो हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई भी पाबंदी नहीं। तभी एक ट्रे पर कॉफ़ी के भाप उड़ाते मग लेकर हाउसकीपर शारदा वहाँ पहुँची। उसने ट्रे को गिलासों वाली ट्रे के करीब रख दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी बाहर से कार के करीब पहुँचती होने की आवाज़ आई। कुछ क्षण बाद हेडलाइट्स की रोशनी से खिड़कियाँ प्रकाशमान हुई और फिर कार का हॉर्न जोर जोर से बजने लगा। बड़े भैया लौट कर आ गए मालूम होते हैं, आदिनाथ एकाएक बोला। जाके देख हॉर्न क्यों बजा रहा है आधी रात को, विनोद बोला। आदिनाथ,
कहाँ मर गया? आ रहा हूँ भैया, आदिनाथ बोला। आके कार संभाल, एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के नाम पर सबके कान खड़े हो गए। प्रभुदयाल लपक कर प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो सुनील